रेलगाड़ी की खिड़की से टिकी बैठी, वह अब ऊँघने लगी थी। आस्था ने आहिस्ता से उसका कंधा छुआ तो वह चौंक गई। माँ, थोड़ी देर लेट जाओ, कब से बैठी हो, थक गई होगी। तुम नहीं लेटोगी? तुम भी तो कब से बैठी हो। नहीं, अभी मन नहीं है, लेटना होगा तो तुम्हें उठा लूँगी। वह किसी आज्ञाकारी बच्चे की भांति उठी और पास की बर्थ पर लेट गई। आंखें बंद कर सोने का उपक्रम करने लगी, पर नींद नहीं आई। उसने धीरे से आंखें खोलकर आस्था की ओर देखा। ढेर सारा प्यार उमड़ आया आस्था पर। चार चार भाइयों की इकलौती बहन, आखिर वही समझ पाई माँ की पीड़ा को। आस्था ने खिड़की से नज़र हटाकर घूमकर उसकी ओर देखा तो झट से उसने आंखें बंद कर ली। अरे माँ, तुम सोई नहीं अभी तक? एक बात पूछूं? मेरे साथ आकर क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं नहीं, यह बात नहीं है बेटी। सोच रही हूँ कहीं जमाई बाबू को मेरा आना अच्छा ना लगा तो। आस्था गंभीर हो गई। माँ, तुम्हारे दामाद जी ऐसे नहीं हैं। ये कदम मैंने उनकी सहमति से ही उठाया है, बल्कि मेरी तो सासू माँ भी यही चाहती है। कई बार तो उन्होंने कहा भी था कि अपनी अम्मा को यहीं बुला लो, बुढ़ापे में हमारा साथ अच्छा रहेगा। कुछ आश्वस्त होकर वह फिर लेट गई। उसका अतीत अब उसकी बंद आंखों के सामने उभरने लगा था। उसे ठीक से तो याद नहीं, पर विवाह के समय वो शायद 14 या 15 वर्ष की थी। ससुराल में प्रथम बार जब सास के पैर छुए तो उसे आशीर्वाद मिला था, दूधो नहाओ पूतो फलो। गांव के हर बड़े बूढ़े ने उसे इसी तरह का आशीर्वाद दिया था। घर में गाय भैंस तो पहले से ही बहुत थी, इसलिए दूध घी की कोई कमी नहीं थी, तो दूधो नहाने की कोई कसर भला कहाँ रहती। और पूतो भी वह ऐसी फली कि साल भर के अंदर ही उसके आंगन में बेटे की किलकारियाँ गूंज उठी। पूरे गांव में खुशियां मनाई गई। चार चार बेटों के बाद आखिर आस्था के आने पर ही यह सिलसिला थमा। लोग कहते, कहाँ तो मन्नतों के बाद लोग बेटे का मुंह नहीं देख पाते, और कहाँ उनके आंगन में चार चार चांद के टुकड़े। कुछ तो उनसे ईर्ष्या भी करते। वैसे 5 बच्चों की गृहस्थी संभालना कोई फूलों की सेज न थी। सीमित साधनों में गृहस्थी चलाना कितना मुश्किल था, यह वो ही जानती थी। दिन भर काम करते करते वह थक कर चूर हो जाती। समय की रफ्तार के साथ बच्चे जब बड़े होने लगे तो उन्होंने गांव की जिंदगी के साथ बंद कर नहीं रखा जा सकता था। यह बात उसके शिक्षक पति अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए गांव की शिक्षा की समाप्ति के बाद बेटों को आगे पढ़ने के लिए शहर भेजने का सिलसिला चल पड़ा। इसके लिए उन्हें कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़े, यह या तो वह जानती थी या उसके पति। उसने घर खर्च में कटौती की, दूध बेचा और उसके पति ने अपने हिस्से की जमीन का टुकड़ा बेच दिया। घर के 2 कमरे किराए पर उठाए, वह कर्ज भी लिए। गनीमत यह रही कि उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। बेटे एक एक कर पढ़ते गए और नौकरियां लगते गए। सबकी ब्याह शादियां भी होती गई, यहाँ तक कि आस्था की पढ़ाई लिखाई और शादी के लिए भी उन्हें अधिक परेशान नहीं होना पड़ा। अब वे दोनों गांव में अकेले रह गए थे। बेटे बहुओं ने तो पहले ही एक एक करके अपनी दुनिया अलग बसा ली थी। बेटी भी पराए घर चली गई थी, फिर भी दोनों संतुष्ट थे। कभी कभार बच्चों के पास जाते, पर 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते। गांव की माटी और खुली फिजा को छोड़कर उनका मन कहीं नहीं लगता, पर ऐसा अधिक समय तक न चल पाया। पति की मृत्यु के बाद सबको उसके गांव में रहने पर ही ऐतराज होने लगा। 4-4 बेटों के होते हुए बूढ़ी माँ घर में अकेली रहे, ये सुन सुनकर उसके कान पक गए। अकेलेपन का बोझ ढोते ढोते एक दिन अचानक बीमार पड़ गई। बड़ा बेटा पास के शहर में था, खबर सुनकर आया और गांव वालों के दबाव में उसे अपने साथ ले गया। यहीं से आरंभ हुआ उसके जीवन में निराशा और पीड़ा का दौर। बड़ा बेटा अच्छे ओहदे पर था, मकान, गाड़ी, नौकर चाकर, सब सुविधाएं थी उसके पास। एक दिन घर में ना जाने किस बात की बड़ी पार्टी रखी थी। वह अंदर ही अंदर रसोई की सारी तैयारी देख रही थी। थक गई तो बाहर आ गई।
अनेकों आंखें उस पर आकर चिपक गई। बेटे की नज़र चुराती आंखों की भाषा उसने साफ पढ़ ली। जान गई कि अपने विशिष्ट अतिथियों के सामने वह उसका परिचय तक देने में हिचकिचा रहा था। उसका मन टूट गया। वहाँ के माहौल में उसका दम घुटने लगा। उसका दूसरा बेटा उससे मिलने आया तो साथ ले जाने का आग्रह करने लगा। बड़े बेटे के घर के ठंडे माहौल से दुखी तो थी ही, झट से तैयार हो गई। दूसरे बेटे के घर पहुंचते ही उसे समझ आ गया कि उसे वहां क्यों लाया गया था। बेटा वह बहू दोनों नौकरी करते थे। बहू के बरसों बाद बेटा हुआ था, इसलिए अब उन्हें घर संभालने और बच्चे की देखभाल के लिए उसकी आवश्यकता थी। फिर भी वह खुश थी कि चलो अपना ही अंश है, इन हाथों में पलेगा तो उसे संतोष होगा। पर बेटे बहू के राज में उसकी हैसियत वहाँ सिर्फ एक नौकरानी से अधिक न थी। इसी बीच आस्था भी उससे मिलने आई। भाभी के तौर तरीके देखकर उसने 2 दिन से ज़्यादा रुकने का साहस नहीं किया, बल्कि माँ को साथ ले चलने का आग्रह करने लगी। उसने हंसकर टाल दिया। भला इस उम्र में वह बेटी के घर का एहसान ले। 4 बेटे हैं उसके और वह बेटी के घर जा पड़े। आस्था के बाबूजी ने तो कभी बेटी के घर का पानी तक नहीं पिया। तीसरे बेटे की बड़ी बेटी बीमार थी। उसके सिर में एक बड़ी गांठ थी। उसे देखने के बहाने वह उसके यहाँ आ गई। बेटे की नौकरी साधारण थी। घर की हालत, पोती की बीमारी और बेटे की चिंता देखकर उसका मन द्रवित हो उठा। पोती के दिमाग के ट्यूमर के लिए डॉक्टरों ने उसे ऑपरेशन की सलाह दी थी, जिसके लिए काफ़ी रुपयों की ज़रूरत थी। बहू ने एक सुझाव दिया कि क्यों ना गांव का मकान बेच दिया जाए। आखिर बेटी की जिंदगी का सवाल था। उसका मन सन रह गया। विरोध भी न कर पाई। मकान बेच दिया गया और सबने अपना अपना हिस्सा बांट लिया। आस्था का हिस्सा तो भाइयों ने लगाया ही नहीं था। आस्था ने भी कुछ न कहा। पोती का ऑपरेशन हुआ। घर की नाजुक स्थिति, महंगे अस्पताल और खर्चीले इलाज का भार उठाने में स्वयं उसका हिस्सा भी सवा हो गया। क्या करती? ऑपरेशन तो ठीक हो गया, पर घर का काम संभालते संभालते वह बीमार पड़ गई। आस्था ने सुना तो दौड़ी आई और उसने जबरदस्ती सबसे छोटे बेटे के पास पहुंचा गई और बीच बीच में आकर उससे मिलने वह पता लेने पर भी कह गई। छोटा बेटा जो उसका सबसे अधिक लाडला था, उसे विश्वास था कि आर्थिक रूप से उतना सुदृढ़ न होते हुए भी वह उसके पास सुखी रहेगी, परंतु यहाँ भी उसके नसीब में चैन न था। बहू का स्वभाव कुछ तीखा था। महीना बीतते बीतते उसकी गतिविधियाँ, बहू व बच्चों को असहाय प्रतीत होने लगी। बच्चों को ऐतराज था कि दादी सुबह घंटी की टन-टन कर उन्हें सोने नहीं देती। बहू भी बात बात में कुछ कमियां ढूंढती रहती। एक दिन बहू नौकरानी पर बिगड़ गई। यह डिब्बे में घी कम क्यों है? माताजी आरती के लिए ले गई है। आरती के लिए? अरे लोगों को खाने को तो देसी घी मिलता नहीं, और ये है कि आरती में फूके जा रही है। उन्हें क्या पता हम गृहस्थी कैसे चलाते हैं, पर उन्हें इससे क्या, उन्हें तो बस ढोंग करना आता है। बहू की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि अभी अभी बाहर से आई आस्था ने भी स्पष्ट सुन लिया। उससे माँ का यह अपमान सहन नहीं हुआ। भाभी थोड़ा सा घी ले लिया तो कोई अपराध तो नहीं हो गया। भैया के इस घर पर आपका पूरा अधिकार है, तो उनका भी तो कुछ न कुछ है ही। हाँ हाँ, अधिकार जताने को तो एक हम ही बचे हैं ना, और भी तो बेटे हैं उनके, उन पर क्यों नहीं जताती अधिकार? अपने रुपए बांटने को तो दूसरे बेटे हैं और अधिकार जताने को हम बचे हैं। जहां बांटा है वही अधिकार क्यों नहीं मांगती? आस्था की आंखों में आंसू तैर आए। 4 बेटों के होते हुए यह दुर्दशा। गांव में लोग माँ को पूतों वाली अम्मा कहा करते थे। कैसी विडंबना है! जो माँ अपने नाजुक कंधों पर सारे बच्चों का बोझ इतनी ममता, त्याग और स्नेह से उठाती है, वही माँ को सारे भाई मिलकर भी सम्मान से नहीं रख सकते। अन्याय है यह उनके साथ। इस अन्याय की बात तुम हमें ही क्यों सुना रही हो? अरे भाई, हमसे तो जैसे रखते बन रहा है, रख ही रहे हैं। तुम्हें लगता है कि हम इन्हें ठीक से नहीं रखते,
तो तुम ही क्यों नहीं ले जाती अपने साथ? नए कानून में तो बेटा बेटी सभी बराबर होते हैं। हाँ हाँ, अब तो मैं ही ले जाऊंगी माँ को। बहुत देख ली उनकी दुर्दशा, अब और नहीं होने दूंगी। अरे तो ले जाओ ना। बात कहने और करने में बड़ा फर्क है। नहीं भाभी, मैं उनमें से नहीं हूँ। जो कहती हूँ वो करने की भी हिम्मत रखती हूँ। मैं आज ही बल्कि अभी माँ को ले जाऊंगी। उसे हैरानी हुई कि इस सारे हंगामे के बीच उसका लाडला बेटा एक शब्द भी नहीं बोला था। उसका मन वितृष्णा से भर उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सब के बीच बटी हुई माँ क्या करे, अपना दुख दर्द और अपनी घुटन किसे बताए। जब अपने ही बेटे और बउए स्वार्थी हो गई, तब वह किसी रिश्तेदार के पास किस मुंह से जाए? और फिर कोई रिश्तेदार निस्वार्थ सेवा क्यों करेगा और कब तक करेगा? ठीक ही कह रही थी आस्था। क्या बचा है अब उसका वहाँ रहने में? इसलिए लोग शायद वृद्धाश्रम में ठिकाना तलाशते हैं। आस्था ने उसे हिलाया तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। गाड़ी की गति कुछ कम हो गई थी। लगता है माँ तुम सोई नहीं, तुम्हारी आंखें लाल है। पर अब निश्चित हो जाओ, अब सब परेशानी खत्म। देखो गाड़ी 10 मिनट में पहुँचने वाली है। तुम उठो तो मैं चादर समेट लूँ। स्टेशन पर उसके दामाद और नाती उसे लेने आए थे। दामाद ने उसे हाथ का सहारा देकर नीचे उतारा। क्या सोचा होगा दामाद जी और उनकी माँ ने? इतने बड़े परिवार के होते हुए भी बेटी के घर शरण लेनी पड़ी। वह संकोच से गड़ी जा रही थी, पर घर पहुँचते ही आस्था की सास ने उसका सारा संकोच दूर कर दिया। बड़ी आत्मीयता से मिली और सामान सहित उसे कमरे में ले गई। उसने देखा कि उसके आने से पूर्व ही उसके रहने सोने की उचित व्यवस्था कर दी गई थी। नहा धोकर वह अभी बैठी भी नहीं थी कि आस्था उन दोनों के लिए दूध नाश्ता ले आई। वह फिर संकोच में डूबने लगी। तभी आस्था की सास बोली, सच बहन जी, आपके आने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे हर समय की साथी मिल गई। यूँ तो बेटा बहू और पोता सभी हैं घर में, पर हम उम्र साथी की बात ही कुछ और है। उसकी जुबान पर जैसे ताला पड़ा था। उसे असामंजस्य में देखकर आस्था की सास फिर बोली, बहन जी, बेटा हो या बेटी, स्त्री के लिए तो पति के बाद ही ये ही सहारे होते हैं। जब हम माँ होकर उनके पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई में कोई भेदभाव नहीं करते, तो फिर उनका हाथ पकड़ने में कैसा सोच विचार। हाथ चाहे बेटे का हो या बेटी का, वो माँ को सहारा देने वाला होना चाहिए। फिर मैं तो आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। आपकी बेटी आपने मुझे देकर मेरी बेटी की कमी को पूरी कर दी है। उसे ना जाने क्या हुआ, 2 बूंद आंसू बह निकले, लेकिन आज इन आंसुओं में विश्वास और स्नेह की चमक थी। दोस्तों, आज के समय को देखते हुए क्या माता पिता को बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना, इस कहावत को बनाए रखना चाहिए, या बुढ़ापे में बेटी को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए? आपका इस बारे में क्या मत है? हमें अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।